लेट्स बाइक बयानबाजी। हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर ओमेश कुमार भारती ने रेबीज के इलाज को न सिर्फ सस्ता बताया बल्कि बेहद आसान भी कर दिया है। उनकी खोज से जहां पहले रेबीज का इलाज 35,000 रुपये तक खर्च होता था, वहीं अब यह महज 350 रुपये में संभव हो गया है। डॉक्टर भारती ने कहा है कि उनकी खोज ने महंगे इम्यूनोग्लोबुलिन की जरूरत खत्म कर दी और हिमाचल में रेबीज से होने वाली मौतें लगभग शून्य हो गई। ये जो स्कूलिंग है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में हुई। पेरेंट्स दोनों टीचर थे, तो कभी एक स्कूल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाते थे, तो मतलब कई बार ऐसा होता था कि एक ही साल में 3-3 स्कूल बदल जाते थे। तो एक बड़ी फ्रैक्चर्ड गवर्नमेंट स्कूलों में की पढ़ाई रही। और जहाँ तक डॉक्टर बनने का विचार है तो बेसिकली लोगों की के लिए कुछ करने की इच्छा शुरू से ही थी। तो मेरी माँ ने बोला कि यदि तू वाकई करना चाहता है कुछ, तो डॉक्टर से बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, तो तुम डॉक्टर बनो। तो वहाँ से एक थोड़ा सा एक जो डायरेक्शन बनी, तो उस पर मैंने सोचना शुरू किया और उस पर काम किया। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ने की आशंका है। चौधरी ने मुर्शिदाबाद, मालदा और नदिया जैसे जिलों में कांग्रेस को फिर से मजबूत करने की उम्मीद जताई है। क्या कहेंगे, बंगाल में चुनाव आ रहे हैं और ध्रुवीकरण की मुद्दा भी धीरे धीरे मैदान में आने लगेगी। सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगी, ध्रुवीकरण की राजनीति शुरू हो जाएगी, राम और रहीम की जंग छिड़ जाएगी। यही होगा। हैदराबाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए TMC के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन का फैसला लिया है। हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनकी पार्टी इस चुनाव में हिस्सा लेंगी ताकि AIMIM को मजबूत बनाया जा सके और अल्पसंख्यक आवाज को बुलंद किया जा सके। कि असम्बली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ये फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। हमारी कोशिश यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत किया जाए, हमारी आवाज़ को मजबूत किया जाए, हमारे नुमाइंदे मुल्क के कोने कोने में कामयाब होकर बेबाक तरीक़े से ऐवान असम्बली में गरीब और मज़लूम आवाम की आवाज़ को उठाए। और आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में पिछले 15 साल से वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा कि करीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफ़ियों की कहानियाँ और दास्तानें भी हैं जो ये लोग सिर्फ सेकुलरिज्म के नाम पर वोट तो हासिल करते हैं, मगर जहाँ पर मजलिस हिस्सेदारी की बात करती है, जहाँ पर मजलिस शराकतदारी जमहूरियत की जो बात हमारे बुजुर्गों ने की थी उसको अमल करने का मुतालबा करती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा को हिमाचल विरोधी बताया है। उन्होंने कहा है कि आपदा के समय भाजपा जनता के साथ खड़ी नहीं हुई और RDG बंद होने के मुद्दे पर भी उनका कोई साथ नहीं मिला। सुक्खू ने भाजपा के इस रवैये को प्रदेश की जनता के हितों के खिलाफ बताया है। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल विरोधी क्यों है? आपदा में वो जनता के साथ नहीं खड़े होते, RDG बंद होने में वो जनता के साथ नहीं खड़े होते, वो तो अपराधी की भूमिका की तरह काम करते हैं। अभी भी बजट हम पेश कर रहे थे, उन्हें सिर्फ अपना लग रहा था, हमें पूरे हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता का लग रहा था। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य सरकार पर धर्मांतरण बिल को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। परिवारों का बहिष्कार कर दिया गया धर्मांतरण को लेकर। कहाँ? कांकेर में धर्मांतरण को लेकर फिर एक बड़ा मामला सामने आया। सरकार इस पे क्या कदम उठा रही? सबसे पहली बात
यदि धर्मांतरण किया है, दूसरे धर्म धारण कर लिया है, तो इसमें सरकार क्या कदम उठा रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कानून जो बना है वो कब लागू होगा? उसकी तिथि विष्णु जी को बताना चाहिए, या अरुण साव को बताना चाहिए, या गृह मंत्री को बताना चाहिए, जो उन्होंने लागू करा, पास कराया, विधानसभा में पेश किया। लागू कब करेंगे, किस तारीख को? केवल राजनीतिक ड्रामा था, या आप गंभीर हो तो लागू कब करो? समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया है कि उनकी सरकार बनने पर यूपी में नारी समृद्धि सम्मान योजना के तहत महिलाओं को सालाना 40,000 रुपये दिए जाएंगे। अखिलेश ने यह घोषणा लखनऊ में आयोजित महिला सम्मान कार्यक्रम के दौरान की। नारी समृद्धि सम्मान योजना को भी शुरू करने का काम हम लोग करेंगे, जिसमें कहा है कि 40,000 रुपया साल तक हम देने का काम करेंगे। 40,000 रुपया साल का। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में आयोजित निषाद समाज ने एक बड़े कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मंच पर भावुक हो गए और फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने हजारों समर्थकों के बीच कहा कि हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और हमारे लोगों का वोट छीना जा रहा है। संजय निषाद ने पिछली सरकारों पर निषाद समुदाय को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। हमारे बच्चों को हमारे लोगों की इज्जत लूटी जा रही है। मैं तो तुम्हें कहूँगा, खड़ा हो जाओ अपने पास, अपनी पार्टी खड़ा करो, या खड़े हो जाओ कुर्सी से, अपने खड़ा हो जाओ, पार्टी खड़ा करो, घर घर झंडा लगाओ और जय निषादवाद का नारा लगाओ। इसी मुद्दे से आपका हिस्सा बनेगा। जय निषादवाद, जय निषादवाद। तुम्हारी बेटी की जब इज्जत लूटी जाती है, ये विरोधी उस इज्जत लूटने वाले के साथ खड़ा रहते हैं। बेटा तुम्हारा डॉक्टर संजय है कि जब मैं सदन में आवाज उठाता हूँ, तब बुलडोजर चलता है, तब तुम्हारी बेटी को न्याय मिलता है। ये डॉक्टर संजय है। मैं कहता हूँ, दलित भाई दवाओं के चक्कर में थे, तो दलदल में थे, उन्होंने अपना दल खड़ा कर लिया, आज महल में है। उनके बच्चे सरकार के पैसे से पढ़ रहे हैं। मेरा एक ही मांग है, हमारे बच्चों को संविधान में लिखा है कि निषाद के बेटे सरकार के पैसे से पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हर जिले में। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रघुराज सिंह ने अलीगढ़ में सड़क पर नमाज पढ़े जाने के विवाद पर कहा है कि सड़क पर नमाज पढ़नी है तो पाकिस्तान या ईरान चले जाएं, क्योंकि यह पूरी तरह नाजायज है। सिंह ने अपने अरब देशों के अनुभव का हवाला देते हुए बताया कि वहां मस्जिदों या घरों में ही नमाज होती है, सड़कें कब्जा नहीं की जाती। सड़कों पर नमाज पढ़ना कितना जायज है? देखिए, खुले में नमाज पढ़ना एकदम नाजायज है। मैं अरब के कई कंट्री घूमा हूं, अरब में भी मैंने देखा है कि मस्जिद के अंतर्गत ही नमाज पढ़ी जाती है। अगर एक व्यक्ति भी एक्स्ट्रा है तो वो अपने घर जाके नमाज पढ़ता है। इनके यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है और ये हिंदुओं की तरह ये नहीं कर सकते कि कहीं भी कोई परमिशन लेके करें, तो इसलिए नाजायज है ये। और ये हिंदुस्तान में ईद कितने आदरणीय प्रधानमंत्री ने, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने, आदरणीय मुख्यमंत्री ने सबको ईद की बधाई दी है, परंतु नाजायज करेंगे तो इनके साथ प्रशासन को भी, मैं कहूंगा जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान लिया है इसका, और ये ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अलीगढ़ से ही इसका उदाहरण बना था और अलीगढ़ में ही फेल हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं है। मैं इस पक्ष का नहीं हूं। ये अगर इनको नमाज रोड पर पढ़नी तो पाकिस्तान जाए या इराक जाए या ऐसी जगह जाए जहां मुस्लिम कंट्री ईद नहीं मना पा रहे हैं। यहाँ आसानी से ईद मनाई जा रही है। इतना प्रशासन लगता है, आप बताइए हिंदुओं के लिए इतना प्रशासन लगता है कहीं? हाँ, बिल्कुल चले जाए। तो कह रहे हमारा मौलिक, इनका कोई मौलिक अधिकार नहीं है। अगर यहाँ हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान के अंतर्गत रहना पड़ेगा और संविधान के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ेगा, चाहे नमाज हो चाहे ईद हो, उसका कोई मतलब नहीं है। ये अर्थ नहीं है कि किसी के घर को कब्जा कर लो या रोड को कब्जा कर लो, ये नहीं चल सकता। ये तो सामूहिक नमाज कराने की नमाज की मांग कर, बिल्कुल नहीं। इनकी ये तो कुछ भी कहेंगे, ये थोड़ी है कि इनकी बातों को मान लिया जाएगा। और जो भी सक्षम अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके बरखिलाफ भी कार्रवाई होगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है।
कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सैनिक स्कूलों का निजीकरण करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। पार्टी ने कहा है कि सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर देश में नए सैनिक स्कूल खोलने की योजना बना रही है, जो वास्तव में इन प्रतिष्ठित संस्थानों को चुनिंदा पूंजीपतियों के हवाले करने की चाल है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि सैनिक स्कूल पंडित नेहरू और कांग्रेस के दूरदर्शी विजन का प्रतीक है, जो अनुशासन और देशभक्ति की भावना से बच्चों को सीखते हैं, लेकिन मोदी सरकार इन्हें तबाह करने पर तुली हुई है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग विवाद ने कांग्रेस विधायक चौधरी मोहम्मद इजराइल के परिवार को दो फाड़ कर दिया है। विधायक के बेटे नाजिम चौधरी ने सार्वजनिक रूप से अपने पिता से कोई रिश्ता नहीं रखने का ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि क्रॉस वोटिंग जानबूझकर की गई साजिश थी, जिसके लिए पिता समेत सभी दोषी विधायकों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हतीन से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर मोहम्मद इसराइल एमएलए हतीन है, अभी हरियाणा में एमएलए। हाल ही में जो आरएस वाले इलेक्शन हुए उसमें कांग्रेस की स्थिति को लेकर कई बातें, अब क्योंकि कई, जैसा कि आप जानते हैं, राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आई, उसमें क्रॉस वोटिंग हुई आपके फादर के तरफ से, तो तमाम चीजें जो हुई उसको आप कैसे देखते हैं? हरियाणा में 5 क्रॉस वोट हुए हैं जिनको नोटिस इशू किए गए हैं। 4 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुए हैं, तो वो 4 वोट्स के अभी नाम आए नहीं है बाहर। मुझे तो लगता है कि उन 4 लोगों के भी नाम आने चाहिए बाहर, जिन 4 लोगों के वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एमएलए को कोई पूरी ट्रेनिंग दी जाती है वोट करने के लिए, और उस ट्रेनिंग में कोई इतनी, मतलब ये कोई ऐसी गलती नहीं है कि ये जानबूझ के ही होती हैं इस तरह की गलतियां। और अगर इनके नाम भी बाहर आ जाएंगे 9 एमएलए के खिलाफ, मुझे लगता है कि एक्शन होना चाहिए। मेरे फादर के खिलाफ भी होना चाहिए, मेरे फादर भी उसी में शामिल है, और ये इन 4 के खिलाफ भी होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मेरे 15-20 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने जितना देखा है, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में या देश में किसी की मोहताज नहीं है। अगर इनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, हर जगह कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प बैठा हुआ है, कहीं कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है। और अगर इसमें कोई और लीडर शामिल है, कोई बड़े लीडर शामिल है, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अब बिल्कुल अति हो चुकी है, ये तीसरी बार हो रहा है ऐसा। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास बड़े लीडरों के भी विकल्प हैं, छोटे लीडरों के भी विकल्प हैं। आज से पहले भी कांग्रेस पार्टी को लोग छोड़कर गए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग छोड़कर गए, आपको पता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, गुलाम नबी आजाद गए, क्या कांग्रेस पे कोई फर्क पड़ा? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के हालिया मिसाइल हमलों से बुरी तरह प्रभावित दिमोना शहर में खंडरों के बीच खड़े होकर एक भावुक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को यह समझने की जरूरत है कि ईरान पूरी दुनिया के लिए खतरा क्यों बना हुआ है, तो पिछले 48 घंटों की घटनाएं ही पर्याप्त सबूत है। नेतन्याहू ने बताया कि ईरान ने दिमोना में आम नागरिकों पर आतंकी हथियार चलाए। If anyone needed an explanation of why Iran is the enemy of civilization and the enemy and the danger to the entire world, you got it in the last 48 hours. In the last 48 hours, they fired a terror weapon on civilians, on children. There's a children's nursery here. There's an old person's home here. Civilians, families, they fire terror weapons on civilians, and often they use cluster bombs, which are forbidden by international law. The second thing that they did is that they fired on Jerusalem right next to the holy places. They sent ballistic missiles that could have destroyed the Church of the Holy Sepulchre, the Al-Aqsa Mosque, and the Western Wall. बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast,